नमस्कार। आज हम HDFC फाइनेंशियल सर्विसेज के आने वाले IPO पर आप कह सकते हैं एक गहराई से चर्चा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। इसे 2025 का भारत का सबसे बड़ा NBFC IPO कहा जा रहा है, तो जाहिर है इस पर बात करना तो बनता है। हमारे पास इससे जुड़े काफी सारे विश्लेषण और खबरों के अंश हैं। हाँ, काफी कुछ चल रहा है इस पर। हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस सारी जानकारी से जो मुख्य बातें हैं उन्हें निकालें और समझें कि आखिर ये इतना अहम क्यों है और मतलब निवेशकों के लिए इसमें क्या है। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये IPO कितना बड़ा है, क्या साइज है और कीमत क्या रखी है, इस पर बात करते हैं। बिल्कुल। तो आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो ये इशू है करीब 12,500 करोड़ का। ओके, 12,500 करोड़। हाँ, इसमें से 2,500 करोड़ का तो फ्रेश इशू है, मतलब कंपनी नए शेयर्स जारी करके पैसा जुटा रही है। और बाकी का जो 10 लाख करोड़ है वो HDFC बैंक बेच रहा है अपने हिस्से से, जिसे ऑफर फॉर सेल या OFS कहते हैं। अच्छा, हाँ, तो ज्यादातर हिस्सा HDFC बैंक का ही है। हाँ, जो बेचा जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और प्राइस बैंड जो रखा है हाँ, वो है 700 रुपए से 740 रुपए प्रति शेयर के बीच। 700 से 740 रुपए। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात मैंने सुनी कि जो अनलिस्टेड मार्केट है, मतलब ग्रे मार्केट, हाँ ग्रे मार्केट, वहां तो इसकी वैल्यूएशन कुछ 1200 1250 रुपए के आसपास बताई जा रही थी। तो ये प्राइस बैंड उससे लगभग 42% कम है। ये थोड़ा मतलब चौंकाने वाला नहीं? हाँ ये बिल्कुल एक पॉइंट है। और इसी से जुड़ा है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम, GMP जिसे कहते हैं। हाँ, GMP। वो एक समय पर तो मतलब बहुत ज्यादा था, इशू प्राइस से करीब 70% ऊपर। 70%? हाँ, लेकिन अब वो काफी गिर गया है। अब करीब 50-51 रुपए प्रति शेयर पर है, जो इशू प्राइस से सिर्फ आप कह सकते हैं 7% ऊपर है। अच्छा, तो 70% से सीधा 7% पर। हाँ, तो लगता है जो शुरुआती एक हवा थी वो थोड़ी बैठ रही है। तो ये GMP का गिरना, इसे कैसे देखें? क्या ये कोई चिंता की बात है? देखिए, GMP तो एक अनऑफिशियल इंडिकेटर है ना। कुछ एनालिस्ट्स का मानना था कि शुरू का जो ऊंचा GMP था वो शायद कुछ ज्यादा ही आशावाद दिखा रहा था। हाँ। अब इसका गिरना शायद ये दिखाता है कि मार्केट थोड़ा और यथार्थवादी हो रहा है। और बैंकिंग इंडस्ट्री के सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि कंपनी ने ये जो कीमत तय की है, हाँ, वो ग्रे मार्केट के शोर पर नहीं, बल्कि कंपनी के अपने फंडामेंटल्स, उसके बिजनेस के आंकड़े और इसी फील्ड की जो दूसरी कंपनियां हैं, जैसे बजाज फाइनेंस है, श्रीराम फाइनेंस है, हाँ, उनकी तुलना में। हाँ, उनसे तुलना करके तय की है। समझ गई। अच्छा, तो निवेशकों के लिए जो जरूरी तारीखें हैं वो क्या हैं? मतलब कब अप्लाई करना है, कब क्या होगा? हाँ, तो एंकर इन्वेस्टर्स के लिए बिडिंग 24 जून को है। ठीक है। और हम आप जैसे आम निवेशकों के लिए, यानी रिटेल, HNI और QIB, इनके लिए IPO खुलेगा 25 जून को और बंद होगा 27 जून को। 25 से 27 जून। जी, और शेयर किसको मिला किसको नहीं, ये फाइनल होगा 30 जून तक। और फिर लिस्टिंग वो 2 जुलाई को NSE और BSE दोनों पर होगी। ओके। और ये जो कोटा होता है अलग अलग निवेशकों के लिए, रिटेल, HNI वगैरह? हाँ, वो सेबी के नियमों के हिसाब से है। रिटेल निवेशकों के लिए 35%, HNI यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स के लिए 15% और QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए 50%। ठीक है। और हाँ, एक और जरूरी बात, HDFC बैंक के जो मौजूदा शेयर धारक हैं, हाँ, उनके लिए 1250 करोड़ का कोटा अलग से रिजर्व रखा गया है। अच्छा, तो उनके लिए चांस ज्यादा है? हाँ, कह सकते हैं कि उनके लिए आवंटन की संभावना थोड़ी बढ़ सकती है। और कम से कम 20 शेयरों के लॉट में अप्लाई करना होगा, तो अपर प्राइस बैंड पर यह करीब 14,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट बनता है। ठीक है। तो इस पूरे IPO के पीछे मतलब HDFC बैंक की क्या सोच दिखती है? सिर्फ पैसा जुटाना है या कोई और बड़ा कारण भी है? देखिए, इसके पीछे 2 मुख्य बातें हैं। एक तो यह कि HDFC बैंक का जो मर्जर हुआ था, उसके बाद RBI का एक नियम है, हाँ, सुना था, कि जो बड़ी और महत्वपूर्ण NBFC सब्सिडियरीज हैं उन्हें लिस्ट कराना होगा। तो ये IPO उस नियम का पालन भी करता है। अच्छा, तो ये एक रेगुलेटरी जरूरत भी है। बिल्कुल। और दूसरा फायदा यह है कि इससे HDFC बैंक का जो Tier 1 कैपिटल है वो मजबूत होगा। ये बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ का एक इंपॉर्टेंट मीटर होता है। और साथ ही HDB फाइनेंशियल को जो पैसा मिलेगा फ्रेश इशू से, उससे वो अपना लोन देने का कारोबार, मतलब क्रेडिट विस्तार, और बढ़ा पाएगी। तो मतलब HDFC बैंक के लिए भी अच्छा है और HDB फाइनेंशियल के लिए भी विन विन सिचुएशन। हाँ, एक तरह से तो यही लगता है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाजार का मूड कैसा रहता है। बिल्कुल।
मतलब बाहरी फैक्टर्स। हाँ, जैसे दुनिया में कहीं कोई टेंशन चल रही हो या ब्याज दरें ऊपर नीचे हों, कच्चे तेल की कीमतें, ये सब चीजें निवेशकों के सेंटिमेंट पे असर डाल सकती हैं। सही बात है। तो अगर हम अब तक की बात को समेटें तो ये एक बड़ा आईपीओ है, पीछे एचडीएफसी बैंक है, आरबीआई का मैंडेट पूरा हो रहा है। हाँ, लेकिन ग्रे मार्केट का जो शुरुआती जोश था वो ठंडा पड़ गया है और कीमत, जैसा आपने बताया, फंडामेंटल्स पर बेस्ड है। बिल्कुल। तो जो लोग इसमें पैसा लगाने की सोच रहे हैं उनके लिए क्या मुख्य बातें ध्यान में रखने वाली हैं? मतलब क्या चेकलिस्ट होनी चाहिए? हाँ, कुछ पॉइंट जरूर ध्यान में रखने चाहिए। पहला तो ये कि अगर कोई पहले से एचडीएफसी बैंक का शेयर होल्डर है, हाँ, तो वो अपने लिए जो रिजर्व कोटा है 1250 करोड़ वाला, हाँ, उसमें अप्लाई करने पर विचार कर सकते हैं। हाँ, उससे शेयर मिलने का चांस बढ़ सकता है। ये अच्छा पॉइंट है। दूसरा, जीएमपी पर नजर रखनी चाहिए। हालांकि ये पूरी तरह भरोसेमंद नहीं होता, पर फिर भी लिस्टिंग के आसपास डिमांड का एक आइडिया दे देता है। एक संकेत तो मिलता ही है। हाँ, और तीसरा, अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो सिर्फ लिस्टिंग पर कितना फायदा होगा ये ना देखें, बल्कि कंपनी आगे कैसा परफॉर्म कर सकती है ये सोचें। मतलब बिजनेस पर फोकस करें। बिल्कुल। और इसकी तुलना जो इसी सेक्टर की दूसरी कंपनियां हैं, जैसे बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, उनसे करें। देखें कि वैल्यूएशन कैसा है। जैसे अभी ये करीब 3.7 गुना प्राइस टू बुक पर आ रहा है। प्राइस टू बुक यानी कंपनी की नेट वर्थ के मुकाबले मार्केट वैल्यू। हाँ, तो ये वैल्यूएशन पेयर्स के मुकाबले आकर्षक है या नहीं, ये देखना होगा। बहुत बढ़िया, आपने काफी अच्छे से सारी बातें समझाई। तो ये आईपीओ सिर्फ एक फाइनेंशियल इवेंट नहीं है, बल्कि ये बड़े बैंकों और उनकी सब्सिडरीज के बदलते रिश्तों और रेगुलेटरी माहौल का भी एक आईना है। सही कहा। और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये भविष्य में बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में